प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था किरण प्रकाशिकी, उसमें 9A को हम कंप्लीट किए हैं, 9B अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, तो 9B को भी पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में हम तरंग प्रकाशिकी को भी पढ़ते रहेंगे। इसको भी साथ साथ आगे बढ़ाएंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी होता क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक, कि जो प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक, प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। और किरण प्रकाशिकी में क्या पढ़े थे, प्रकाश जो है वो एक कण की भांति व्यवहार करती है, मतलब रेखा की भांति। ठीक, इस तरह से सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश से बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण आदि घटना प्रकाश से संबंधित होती है। तो इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने इसके लिए सिद्धांत दिया था न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। ठीक, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। एक बात और बता देता हूं मैं, इस चैप्टर में हमारा मेन चीज है विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ठीक, स्टार्ट में ही आपको ये डेफिनेशन दे चुके हैं, लेकिन जहाँ पे हम व्यतिकरण को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके प्रकार को पढ़ेंगे, उसकी गणितीय विवेचना पढ़ेंगे, तब व्यतिकरण के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी बस मैं यहीं बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, देखते रहिए। वैसे मेन टॉपिक रहेगा आज हमारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और तरंगाग्र क्या होती है, तरंगाग्र कैसे बनता है, ये रहेगा हमारा आज का मेन टॉपिक। तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, तो प्रकाश से संबंधित न्यूटन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत कहते हैं। तो इसने बताया प्रकाश को जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश ये कण है, देखिए कण की भांति। ठीक, प्रकाश है कण की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात यदि वायु है और यहाँ पे हम एक कांच का गुटका लेते हैं, तो वायु से यदि कांच के गुटके के अंदर में प्रवेश करता है प्रकाश, तो उसका वेग बढ़ जाता है। लेकिन जब अन्य वैज्ञानिकों ने इसको प्रयोग करके देखा तो ये जस्ट विपरीत हुआ, मतलब सघन से विरल में प्रकाश का वेग बढ़ता है। तो इसके कारण से ये क्या हुआ, इसका जो कथन है, इसका जो सिद्धांत है वो गलत साबित हो गया। ठीक, तो इन्होंने इस कथन को दिया था 1676 में। न्यूटन ने इस सिद्धांत को दिया था 1676 में। ठीक, उसके बाद फिर प्रकाश से संबंधित दिया हाइगेंस ने, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था 1678 में। ठीक, 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार इन्होंने प्रकाश से संबंधित होने वाली घटना विवर्तन, व्यतिकरण और अपवर्तन, परावर्तन और ध्रुवण आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक इन्होंने किया। और इसी को हम आगे पढ़ेंगे भी। आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर हाइगेंस के बाद फिर मैक्सवेल आता है, जिसको हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, इसको हम पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल के बाद प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। उसके बाद है चौथा नंबर में प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत। ठीक, फिर उसके बाद सन 1924 में दे ब्रॉगली, ठीक, इसको दे ब्रॉगली भी पढ़ते हैं, दे ब्रॉगली सन 1924 में दे ब्रॉगली ने
सन 1924 में बताया कि प्रकाश कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी कण की भांति व्यवहार करता है। इस तरह से सन 1924 में दे ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। द्वैती प्रकृति मतलब दो प्रकृति के होते हैं प्रकाश, ठीक, एक कण की भांति होती है और एक तरंग की भांति होती है। इस तरह से इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किए। तो इस तरह से दे ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। ठीक, इस तरह से छोटा सा बेसिक जानकारी था। अब हम देखेंगे हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। ठीक, हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत में कैसे बताया था इन्होंने, उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत के बारे में सबसे पहले ये बताया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक, ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें एक काल्पनिक माध्यम ईथर है। माध्यम मतलब जैसे वायु माध्यम होता है, निर्वात मतलब होता है पूरा रिक्त स्पेस जहाँ पे वायु भी नहीं होता है। ठीक, तो वायु एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है। उसी तरह से हाइगन्स ने बताया कि इस ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर है। क्या है? काल्पनिक माध्यम ईथर है। ठीक, फर्स्ट बताया उन्होंने ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर है जो भारहीन है, मतलब जिसमें भार नहीं है, और जो रंगहीन है, जो कलर भी नहीं है जिसमें, मतलब जैसे श्वेत प्रकाश में कलर नहीं होता है, उसी तरह से इसने बताया कि ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर है जो भारहीन है और जिसमें कलर नहीं है, और ये जो ईथर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसा बताया किसने? हाइगन्स ने। तो इसमें जो पॉइंट है उसको मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, उसे आप देख के लिख लीजिएगा, सिर्फ आप इसको समझिए। तो पहला क्या बताया उन्होंने? ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर है। सेकंड बताया हाइगन्स ने, उसका सिद्धांत है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड बताया उन्होंने कि ये जो ब्रह्मांड में ईथर है, काल्पनिक माध्यम ईथर है, तो प्रकाश जो है वो काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करती है। ठीक, इन्होंने बताया कि प्रकाश काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करती है। ठीक, ये तरंग के रूप में गमन करती है, ये बताया उन्होंने सेकंड नंबर। थर्ड नंबर बताया उन्होंने कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ ठीक, मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। इसे दूसरे वैज्ञानिकों ने पहले से निकाल चुका है। तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ता है। तो हाइगन्स ने भी माना कि यहाँ पे जो भी प्रकाश है, ईथर के साथ जो प्रकाश आगे बढ़ता है वो भी क्या है? तरंग भी इसी वेग से आगे बढ़ता है। जो तरंग है वो भी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ता है, और ये क्या होती है? नियत होती है। फिर चौथा नंबर का पॉइंट दिया उन्होंने हाइगन्स ने, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक, जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। किसने बताया? हाइगन्स ने बताया। अब अनुदैर्ध्य क्या होती है भाई? यदि प्रकाश इस तरह से आगे बढ़ रहा है, प्रकाश तरंग जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो तरंग संचरण की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए? तरंग के समांतर होनी चाहिए, मतलब तरंग ज़्यादा ऊपर नीचे दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक, एक रेखा की भांति इस तरह से रहना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा उसके लंबवत होती है। मतलब जब ये तरंग कंपन करता है, इस तरह से ऊपर नीचे उठता है, तो यहाँ पे जो तरंग है, जब तरंग संचरण आगे बढ़ता है तो इसके क्या होता है? वो लंबवत होता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और तरंग संचरण की दिशा इसके कंपन के समांतर होते हैं, मतलब ऊपर नीचे उठना को ही कंपन कहेंगे या आयाम कह सकते हैं, तो उसके समांतर होता है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश तरंग एक अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनेल आदि वैज्ञानिकों ने प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग माना। क्या माना? प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ प्रकृति का माना। किन लोगों ने माना? फ्रेनेल ने। ठीक, क्यों? क्योंकि ध्रुवण की व्याख्या करना था उनको। ठीक, और 5वां नंबर में उन्होंने बताया विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। बैजानी है पीनाला, चैप्टर 9 में हम इसको पढ़ेंगे। तो विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की आवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। इस तरह से हाइगन्स ने
अपने सिद्धांत में 5 नियम दिए, ठीक, 5 पॉइंट बताए, तो इनको आप याद कर लीजिएगा और पेपर में आपको पूछा जाता है तो इन्हीं 5 नियम को आप बताएंगे, ठीक। बता दीजिएगा कि हाइगेंस ने 1678 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार ये 5 छोटा पॉइंट हैं, ठीक। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझने से पहले हम पढ़ेंगे तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, फिर देखेंगे तरंगाग्र के बारे में। अब हम देखेंगे तरंगाग्र क्या होता है। तो तरंगाग्र की परिभाषा को बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से तरंगाग्र समझ आ जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है, जब हम नदी या फिर तालाब में अक्सर ये काम होता है, तालाब में जब हम पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे पानी के अंदर में जब पत्थर जाता है तो फिर क्या होता है, इस तरह से ऐसे गोल गोल बनता है, ठीक। इस तरह से ऐसे बनता है, इस तरह से, ठीक, मतलब ऐसी बनता है। आप नॉर्मली इसको करके देखे होंगे, इस तरह से गोल गोल बनता है, इस तरह से, और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ से फिर ये आगे बढ़ेगा। अर्थात जब यहाँ पे बिंदु का आकार का रहता है, जब हम पत्थर मारते हैं तो धीरे से क्या होता है, वो फैलता है, फैलने के बाद फिर वहाँ से फैलेगा, फिर फैलेगा। तो धीरे धीरे क्या होती है, एक निश्चित समय में, मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि इसका समय निश्चित है, मतलब एक निश्चित समय में आगे बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, उतने ही समय में आगे बढ़ेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, समान कलम है। समान कलम है अर्थात एक कलम मतलब कोण होता है, कोण मतलब एक बार जितना कोण बना उतना ही आगे भी बढ़ना चाहिए। तो समान कलम में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदु पथ को, सभी कण मतलब एक यहाँ से बना तो एक कण यहाँ पे बढ़ रहे, कण की जैसा है वो, ठीक। तो इसकी परिभाषा हम सिंपल दे सकते हैं, समान कलम में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं, ठीक। ये समान कलम में रहता है और उसकी कण के बिंदु पथ मतलब होता है रास्ता, तो इसकी बीच की दूरी ये क्या कहलाता है, कंपन तरंगाग्र कहलाता है। ये तरंगाग्र और ये कहलाता है तरंगाग्र। तरंगाग्र 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है गोलीय तरंगाग्र, ठीक। और गोलीय तरंगाग्र क्या होते हैं, देखिए अब इसमें जो प्रकाश स्रोत है वो क्या होना चाहिए, बिंदु के आकार का होना चाहिए। जैसे आपके घर में लाइट है, ठीक, ये क्या है, आपके पास एक लाइट है, समझो ये इस तरह से एक लाइट है, ठीक। अब लाइट से जो प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से, ठीक, ऐसे प्रकाश निकलेगा। तो इसके लिए तरंगाग्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ये इस तरह से। तो गोलीय तरंगाग्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम, जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान हो, बिंदु के आकार का मतलब गोल हो, तब उससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का हो तब उससे जो सीमित दूरी पर तरंगाग्र बनता है उस तरंगाग्र को कहते हैं हम गोलीय तरंगाग्र, ठीक। फिर सेकंड होता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार तरंगाग्र नॉर्मल है, एक ट्यूबलाइट ले लीजिए आप, ठीक, ये हम ले लेते हैं एक ट्यूबलाइट। तो इस बार प्रकाश कैसा रहना चाहिए, एक बेलन के आकार में होना चाहिए या रेखावत होना चाहिए। तो प्रकाश स्रोत यदि रेखावत हो तो उससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। तो इसका तरंगाग्र कैसे बनेगा, ठीक, ट्यूबलाइट मतलब रेखावत होगा प्रकाश स्रोत, तो उसका तरंगाग्र इस तरह से बनेगा। इसको ऐसे बना लेना, ये इस तरह से 2 ठो ऐसे डिब्बा बना लेना, इसको मिला देना, इसको मिला देना, इस तरह से, ठीक। मतलब इसकी तरंगाग्र इस तरह से बनती है, इसको कहते हैं हम बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक। प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो इससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र के बाद समतल तरंगाग्र क्या होता है, देखिए यदि प्रकाश स्रोत आपका बिंदुवत हो या रेखावत हो, ठीक, प्रकाश स्रोत से इसको मतलब नहीं है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखावत हो, उसके बाद भी जो सीमित दूरी पर समतल में जो तरंगाग्र बनता है, समतल मतलब इस तरह से, समतल मतलब
इस तरह से। इसमें भी अनंत दूरी पर, अनंत दूरी मतलब ये सीमित दूरी है, फिर हम आगे जाएंगे असीमित मतलब बहुत दूर में। तो बहुत दूर में जैसे ये मान लीजिए इस तरह से तरंगाग्र बनाता है तो इसको हम समतल तरंगाग्र कह सकते हैं। यदि ये रेखावत लाइट है प्रकाश स्रोत तो ये इस तरह का तरंगाग्र बनाता है कुछ दूर में जाके, तब हम उसको क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहेंगे। इस तरह से ये तीनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। अब इसको देखने के बाद हम देखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो यहीं पे इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ से जब हम तालाब में पत्थर मारे तो यहाँ पे एक तरंगाग्र बना इस तरह से, ठीक। तो इसके लिए क्या है, ये प्राथमिक तरंगाग्र है। क्या है, प्राथमिक है, पहले बना तो प्राथमिक तरंगाग्र। अब ये जो तरंगाग्र है, ये जो तरंगाग्र है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है उससे फिर एक नया तरंगाग्र बनेगा। तो इसके लिए ये प्राथमिक है और ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला है इसको कहेंगे हम द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक। और हर द्वितीयक तरंगिकाएं अपने लिए प्राथमिक तरंगिकाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से फिर तरंगाग्र बनेगा तो ये प्राथमिक होगा, ये द्वितीयक होगा, फिर बनेगा तो ये प्राथमिक होगा, ये द्वितीयक होगा। तो इसे मिटा देता हूँ मैं। अब पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसमें सबसे पहले इन्होंने पहला नंबर बताया, ठीक। इसका भी सिद्धांत है, खुद का बनाया हुआ सिद्धांत है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या क्या सिद्धांत है उसको देखिए। तो पहला इन्होंने बताया, यहाँ पे एक क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जो गोलीय आकार में है, बिंदु स्रोत है। तो इससे दूर जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा, ठीक। ये क्या है, गोलीय तरंगाग्र है। तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो ये है इसको ले लेते हैं हम तरंगाग्र की स्थिति। यहाँ पे मैं कुछ बिंदु ले लेता हूँ, ये, ठीक। तरंगाग्र के बिंदु ले लेता हूँ मैं ये इस तरह से, और इसको नाम दे देता हूँ मैं A और इसे दे देता हूँ B, ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु क्या है, प्रकाश के कण है। यहाँ पे जो तरंगाग्र बना इस तरह से गोलीय तरंगाग्र। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु बिंदु स्रोत का कार्य करता है, याद रखना। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक स्रोत बनेगा इस तरह से। क्या बनेगा, एक, जिसे हम अनुवालोप कहते हैं, याद रखना बुक में अनुवालोप लिखा है। ये एक तरंगाग्र बनता है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे तरंगाग्र बनता है तो इसमें हम बिंदु ले लेते हैं A B C D और ये E, ठीक। इस तरंगाग्र को नाम दे देते हैं AB और इसको दे देते हैं A डैश और ये B डैश, इसको दे देते हैं A डबल डैश और इसको दे देते हैं B डबल डैश। ये जो पीछे तरफ है, ठीक, इसको मान्यता नहीं दिया था हाइगेंस ने, मतलब इसको महत्व नहीं दिया था। ये जो हमारा A डबल डैश और B डबल डैश है इसको, तो इससे यहाँ पे एक तरंगाग्र बना। अब तरंगाग्र का जो ये बिंदु है ये भी क्या करेगा, अपने आप में एक बिंदु स्रोत का कार्य करेगा। जब ये बिंदु स्रोत का कार्य करेगा तो यहाँ से फिर तरंगाग्र निकलेगा। क्या निकलेगा, तरंगाग्र निकलेगा। और ये जो तरंगाग्र है इसी को कहते हैं हम द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक। तो ये जो तरंगाग्र है वो बिंदु स्रोत का कार्य करता है और प्रत्येक बिंदु स्रोत से एक तरंगाग्र बनती है जिसे कहते हैं हम द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक। तो द्वितीयक तरंगिका क्या होती है आपको समझ आया। तो इस तरह से यहाँ पे जो तरंगाग्र बनता है उसको कहेंगे हम समतल तरंगाग्र। मतलब यहाँ गोलीय तरंगाग्र बनता है, फिर बहुत दूरी में जाने के बाद एक समतल तरंगाग्र बनता है, ठीक। तो इसको नाम दे देंगे हम A B C D और ये E। इस तरह से हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में बताया। फर्स्ट उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा को बताया। सेकंड नंबर में बताया यहाँ से जो तरंग आगे बढ़ता है, मतलब यहाँ से जो फिर तरंगाग्र बनता है वो मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पे जितना वेग से बढ़ा है आगे भी क्या करेगा, उसी वेग से आगे बढ़ता है। इसको सेकंड नंबर में बताया। थर्ड नंबर में उन्होंने बताया कि इस तरंगाग्र पर खींचा गया अनुवालोप, अनुवालोप में हम इसको कहते हैं, ये जो गोल गोल है ना, ये इसको कहते हैं अनुवालोप।
तो बाहर की ओर जो खींचा गया एनवलप है ये क्या करती है, एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति करती है। यहाँ से फिर एक नया तरंगाग्र बनता है, फिर आगे बढ़ता है, यहाँ से नया तरंगाग्र बनता है, आगे बढ़ता है। ठीक, इस तरह से हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लिखेंगे, जैसा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वैसा ही आप पेपर में भी लिखेंगे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक, तो इस तरह से हमारा द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके आगे के टॉपिक को। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।